आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो हिंदी साहित्य की सबसे अनोखी, सबसे प्रयोगात्मक और सबसे बुद्धिमान रचनाओं में से एक है। ये वो किताब है जो पहले पेज पर आपको थोड़ा कंफ्यूज करती है और लास्ट पेज पर आप हैरान रह जाते हैं कि इतनी छोटी सी किताब में इतना कुछ कैसे आ गया। किताब का नाम है सूरज का सातवां घोड़ा। इसे लिखा है धर्मवीर भारती ने, वही धर्मवीर भारती जिनकी गुनाहों का देवता के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए। लेकिन आज जो किताब हम डिस्कस करने वाले हैं वो गुनाहों का देवता से बिल्कुल अलग है। गुनाहों का देवता एक सीधी सादी लव स्टोरी थी, दो इंसान, दोनों के बीच प्यार और फिर दर्द। सूरज का सातवां घोड़ा वो 3 कहानी हैं, 7 दोपहर हैं, एक कथावाचक है और उन सब के बीच एक ऐसा दार्शनिक सवाल है जो आपके साथ किताब बंद करने के बाद भी चलता है। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे सूरज के सातवें घोड़े का पूरा रिव्यू। किताब क्या है, इसका यूनिक ढांचा क्या है, 3 कहानी कौन कौन सी हैं, किरदार कैसे हैं, राइटिंग कैसी है, किस विषय पर है और सबसे ज़रूरी वो सातवां घोड़ा क्या है। तो बने रहिए एकदम अंत तक। पहले जान लेते हैं थोड़ा धर्मवीर भारती के बारे में, लेकिन संक्षेप में, क्योंकि पिछले वीडियो में हम उनके बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं। जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हिंदी में पीएचडी, पद्मश्री से सम्मानित। 4 दिसंबर 1997 को निधन। किताब की बेसिक जानकारी और उसके यूनिक ढांचे की बात करते हैं, क्योंकि ये किताब को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है। सूरज का सातवां घोड़ा 1952 में प्रकाशित हुई। पब्लिशर है भारतीय ज्ञानपीठ से। ये एक छोटा उपन्यास है, बहुत ज़्यादा पेज नहीं है, लेकिन जो भी हैं बहुत शानदार है। ये किताब पंचतंत्र हितोपदेश की कहानी कहने की शैली से प्रेरित है, जहाँ एक बड़ी कहानी के अंदर छोटी छोटी कहानी होती हैं। एक कथावाचक है मणिक मुल्ला, जो अपने दोस्तों को गर्मी की 7 दोपहर में बैठकर कहानी सुनाता है। तो ढांचा ये है, मणिक मुल्ला बैठा है, उसके दोस्त बैठे हैं और उन 7 दोपहर में मणिक मुल्ला 3 औरतों की कहानी सुनाता है, जमुना की, लिली की और सती की। लेकिन ये 3 अलग अलग कहानी नहीं है, ये आपस में जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से किरदार साझा करती हैं, एक दूसरे की घटनाओं को प्रभावित करती हैं। और मैं, जो कथावाचक का दोस्त है, वो भी इस कहानी का किरदार है। वो मणिक मुल्ला की बातें सुनता है और सवाल पूछता है और किताब के अंत में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये ढांचा 1952 में बहुत क्रांतिकारी था। हिंदी साहित्य में इस तरह का बहुस्तरीय कथा शैली पहले नहीं आया था और इसलिए आज भी इस किताब को हिंदी की सर्वश्रेष्ठ ढांचे वाली उपन्यास में गिना जाता है। किताब में उतरने से पहले मणिक मुल्ला के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो इस किताब की पूरी धुरी है। मणिक मुल्ला एक शिक्षित, आदर्शवादी, मध्यम वर्गीय युवक है। वो कविताएं लिखता है, साहित्य पढ़ता है, बड़े बड़े आदर्श रखता है। वो एक ऐसा ड्रीमर है, लेकिन एक ऐसा ड्रीमर जो जिंदगी की कड़ी सच्चाई से टकराता रहता है। मणिक मुल्ला तीनों औरतों, जमुना, लिली और सती, इन तीनों की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कभी प्रेमी की तरह, कभी मार्गदर्शक की तरह, कभी दोस्त की तरह। लेकिन हर बार वो उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ लाता है जो उन्हें तोड़ता भी है और कहीं ना कहीं उन्हें आगे भी बढ़ाता है। भारती जी ने मणिक जी के जरिए एक बड़ा सवाल उठाया है। एक शिक्षित, संवेदनशील, मध्यम वर्गीय इंसान जब समाज की बुराई देखता है तो क्या करता है? क्या वो बदलाव लाता है या बस देखता रहता है? और उस सवाल का जवाब इस किताब में सबसे अनकंफर्टेबल हिस्सा है। अब आते हैं 3 कहानियों पर। पहली कहानी है जमुना की। जमुना एक साधारण मध्यम वर्गीय हिंदू लड़की, घरेलू, सरल। उसे पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं, लेकिन एक सच्चे प्यार की तलाश है और वो प्यार उसे मिलता है तन्ना से। तन्ना
एक ईमानदार मेहनती गरीब लड़का। उसके पिता का नाम है महेश्वर दलाल, जो एक बेईमान लालची घटिया इंसान है। लेकिन तन्ना अपने बाप जैसा नहीं है। वो दो दो नौकरियां करता है, अपनी बहनों की शादी करवाने के लिए, घर चलाने के लिए। तन्ना की गरीबी उसकी कमजोरी नहीं है, वो उसका संघर्ष है। जमुना और तन्ना एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जमुना की माँ राजी नहीं है, क्योंकि जमुना की गोत्र ऊंची है और तन्ना की गोत्र नीची। जाति का ये भेद जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वो दो प्यार करने वालों को अलग कर देता है। जमुना की शादी एक बूढ़े आदमी से करा दी जाती है। जमुना उस शादी में जाती है चुपचाप, क्योंकि वो कर भी क्या सकती थी। वो एक ऐसे समाज में है जहाँ लड़कियाँ चुनाव नहीं करती, वो सिर्फ एक्सेप्ट करती हैं। फिर उस बूढ़े आदमी का देहांत हो जाता है, जमुना विधवा हो जाती है और उस अकेलेपन में एक तांगे वाला रामधर उसकी ज़िंदगी में आ जाता है। रामधर उसकी हर कमजोरी का फ़ायदा उठाता है। जमुना जो कभी तन्ना से प्यार करती थी, जो एक डिसेंट ज़िंदगी की हकदार थी, जो रामधर के साथ एक ऐसी ज़िंदगी में चली जाती है जो उसने कभी नहीं चाही। ये पहली कहानी है और ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ती है, जाति। जाति ने जमुना की ज़िंदगी को बर्बाद किया। एक ऐसा सिस्टम जो किसी के हाथ में नहीं, जन्म से मिलता है, उसने दो लोगों को अलग कर दिया। दूसरी कहानी तन्ना और लिली की। जी हाँ, तन्ना वही है जो जमुना से प्यार करता था। लिली जमुना से बिल्कुल अलग है। वो एजुकेटेड, निडर, आधुनिक लड़की है। वो जानती है कि वो क्या चाहती है। वो एक ऐसी लड़की है जो साहित्य पढ़ती है, सोचती है, अपनी राय रखती है। मणिक मुल्ला उसे स्कंदा गुप्ता जैसा गंभीर साहित्य पढ़ाता है। वो उन्हें देवसेना जैसा बनने का कहता है। मणिक और लिली दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन मणिक एक बार फिर वही करता है जो जमुना के साथ किया। आगे नहीं बढ़ता, अपने आदर्शों के पीछे छुप जाता है। लिली की शादी तन्ना से होती है और यहाँ एक बड़ी विडंबना खड़ी करती है कि तन्ना जिसे जमुना ने छोड़ा, वो लिली का पति बन जाता है। लेकिन ये शादी तन्ना और लिली की सुखी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि गरीबी। तन्ना गरीब है, दो दो नौकरियां करता है, फिर भी घर ठीक से नहीं चलता। और लिली जो एक सुखी स्थिर जिंदगी की उम्मीद से आई थी, वो निराश हो जाती है और एक दिन वो अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाती है। तन्ना अकेला रह जाता है, टूटा हुआ। जिस गरीबी से वो हमेशा लड़ता रहा, उस गरीबी ने उसका घर तोड़ दिया और फिर तन्ना की मृत्यु हो जाती है। एक ऐसा इंसान जो इतना ईमानदार था, इतना मेहनती था, वो ज़िंदगी की इस लड़ाई में हार जाता है। और किताब इस हार के लिए किसी इंसान को नहीं, पूरे सिस्टम को जिम्मेदार ठहराती है। तीसरी कहानी सती की, और ये तीनों में सबसे दर्दनाक है। सती एक निम्न वर्ग की साहसी स्वाभिमानी औरत है। उसके पति का नाम है चमन ठाकुर, एक ऐसा आदमी जो अपने व्यवसाय में फेल हो जाता है, पैसे खत्म हो जाते हैं। मणिक मुल्ला की सती के साथ नज़दीकी होती है, दोनों के बीच एक जुड़ाव है। मणिक उसकी परवाह करता है, लेकिन जब मणिक के घर में उसके भैया भाभी को इस रिश्ते का पता चलता है तो वो साफ मना कर देते हैं। कहते हैं इन छोटे लोगों को मुंह लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। मणिक के खानदान का इतना नाम है, क्लास वर्ग की दीवार है जो जाति की दीवार से भी ऊंची है। मणिक एक बार फिर पीछे हट जाता है, वो सती को अकेला छोड़ देता है। और फिर जो होता है वो सबसे क्रूर हिस्सा है इस किताब का। चमन ठाकुर जब पैसे के लिए बेताब हो जाता है तो वो सती को महेश्वर दलाल के हाथों बेच देता है, सिर्फ 500 रुपये में, अपनी पत्नी को। सती जो इतनी स्वाभिमानी थी, वो अब महेश्वर दलाल के पास है। उस महेश्वर दलाल के पास जो तन्ना का बाप था, जो एक घटिया इंसान था। ये वो जगह है जहाँ किताब में आप पूरा व्यवस्था पर गुस्सा आती है।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मणिक जब सती को खो देता है तो टूट जाता है, खुद को नष्ट करने पर उतर आता है। दोस्तों ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानता। और फिर एक दिन मणिक सड़क पर देखता है कि एक स्त्री गाड़ी खींच रही है। उस गाड़ी में एक आदमी बैठा है। वो स्त्री है सती और वो आदमी चमन ठाकुर जिसने उसे बेचा था। वो अब उस गाड़ी में बैठा है और सती उसे खींच रही है। लेकिन और ये किताब सबसे महत्वपूर्ण क्षण है, सती अपने बाल बच्चों के साथ, उसके चेहरे पर एक मौन संतोष है, टूटती नहीं है। वो अपनी जिंदगी जी रही है अपने बच्चों के लिए। मणिक को देखकर एहसास होता है सती उससे ज़्यादा मजबूत है और उसकी वो गिल्ट कि उसने सती को छोड़ा, वो थोड़ी हल्की होती है। वो वापस ज़िंदगी में आता है। अब बात करते हैं इस किताब के किरदारों के बारे में। मणिक मुल्ला किताब का सबसे कॉम्प्लेक्स किरदार है। वो बुद्धिमान है, परवाह करने वाला है, काव्यात्मक है, लेकिन वो हर बार जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो पीछे हट जाता है। जमुना के साथ, लिली के साथ, सती के साथ, तीनों के साथ उसका आदर्शवाद उसे स्थिर नहीं रहने देता। भारती जी ने मणिक के जरिए एक बहुत अनकंफर्टेबल सच कहा है। शिक्षित मध्यम वर्गीय इंसान जो समाज की बुराई देखता है वो अक्सर सिर्फ देखता है, बोलता है, सोचता है, लेकिन करता कुछ नहीं। मणिक उस पूरे वर्ग का सिंबल है। जमुना मासूमियत का प्रतीक। वो सरल है, वो सरलता में जीती है और उसी सरलता की वजह से व्यवस्था उसे तोड़ पाती है। लिली वो तीनों में सबसे मजबूत है बाहर से, लेकिन अंत में गरीबी के सामने वो झुक जाती है। उसकी ताकत आर्थिक स्वतंत्रता के बिना अधूरी है। सती किताब का सबसे जीवित किरदार। उसके साथ सबसे बुरा हुआ, पति ने बेचा, समाज ने ठुकराया, लेकिन वो टूटी नहीं। वो गाड़ी खींच रही थी लेकिन वो जिंदा है, अपने बच्चों के साथ है। सती वो आशा है जो इस पूरी अंधेरी कहानी में चमकती है। तन्ना पीड़ित, ईमानदार, मेहनती, लेकिन गरीबी ने उसे हर जगह हराया। महेश्वर दलाल खलनायक, लेकिन एक ऐसा विलन जो वास्तविक है, जो हर जगह है, हर गली में है, हर शहर में है। अब बात करते हैं धर्मवीर भारती की राइटिंग स्टाइल के बारे में। सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता से बिल्कुल अलग लिखी गई है। यहाँ कोई लंबा रोमांटिक वर्णन नहीं है। भाषा संक्षिप्त है, तीखी है। हर किरदार को भारती जी ने एक ही लाइन में इतना स्पष्टता से प्रभावित करते हैं कि वो आपकी आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। किताब की जो कथा शैली है वो बहुत चलचित्र जैसी है। मणिक बता रहा है उस दोपहर ऐसा हुआ और वहाँ आप पहुँच जाते हैं। 1952 में इसी किताब पर एक फिल्म बनाई गई जो नेशनल अवार्ड जीती और फिल्म देखने वाले कहते हैं कि भारती जी की राइटिंग स्टाइल इतनी दृश्यात्मक है कि फिल्म बनाना बहुत आसान था। अब बात करते हैं इस किताब के विषय पर, और ये किताब एक साथ कई विषयों को संभालती है। पहला विषय है वर्ग और जाति का दमन। जमुना को गोत्र ने तोड़ा, सती को वर्ग ने तोड़ा, तन्ना को गरीबी ने तोड़ा। ये किताब बहुत स्पष्ट साथ दिखाती है कि प्रेम अपने आप में कभी फेल नहीं होता, समाज की संरचनाएं उसे फेल करती हैं। दूसरा विषय है आर्थिक असमानता और उसका इंसानी रिश्तों पर असर। तन्ना और लिली का टूटना वो लव की विफलता नहीं है, वो गरीबी की जीत है। चमन ठाकुर के सती को बेचना वो बेबसी थी जो आर्थिक पतन ने पैदा की। भारती जी कहते हैं जब तक आर्थिक असमानताएं हैं प्रेम की कोई गारंटी नहीं। तीसरा विषय मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी की बेबसी। मणिक मुल्ला सब जानता है, जाति बुरी है, गरीबी बुरी है, व्यवस्था बुरी है, लेकिन वो कुछ नहीं करता
ये एक ऐसी आत्म आलोचना है जो भारती जी ने शिक्षित मध्यम वर्गीय पर की और 1952 में ये बहुत साहसी काम था। चौथा विषय है औरत का जीवन। तीनों औरतें जमुना, लिली, सती व्यवस्था के हाथों टूटती हैं लेकिन नष्ट नहीं होती। सती गाड़ी खींचती है लेकिन जिंदा है। जमुना रामधर के साथ है लेकिन जिंदा है। लिली मायके गई लेकिन वो भी जिंदा है। ये तीनों औरतें अपनी अपनी तरह से जीवित हैं। अब वो सवाल जिसका जवाब सबको चाहिए, सातवां घोड़ा क्या है? हिंदू पौराणिक कथाओं में सूर्य के रथ को 7 घोड़े खींचते हैं। वो 7 घोड़े 7 रंगों के साथ, 7 दिनों के प्रकाश के साथ, 7 पहलुओं के प्रतीक हैं। यानी वो सब मिलकर जीवन को आगे बढ़ाते हैं, रोशनी लाते हैं। मणिक मुल्ला जब 7 दोपहर में ये कहानी सुनाता है तो वो 7 घोड़ों की तरह है। और 7वां घोड़ा वो आखिरी घोड़ा, वो उम्मीद है, वो विश्वास है कि इतने अंधेरे के बाद भी, इतनी तकलीफ के बाद भी सूरज निकलेगा, जिंदगी आगे बढ़ेगी। सती का वो दृश्य जब वो गाड़ी खींच रही थी, थकी है लेकिन जिंदा है, वो 7वां घोड़ा है। जमुना का वो अकेलापन जिसमें वो भी अपने दिन गिनती है, वो 7वां घोड़ा है। ये किताब कहती है व्यवस्था ने हमें बहुत बार तोड़ा है लेकिन हम हर बार उठे हैं, उठते रहेंगे। वो कोई ना कोई चीज़ है जिसने हमेशा अंधेरे को चीरकर आगे बढ़ने की ताकत दी है, वही 7वां घोड़ा है। और अब अंत में सूरज का 7वां घोड़ा एक ऐसी किताब है जो आपको मनोरंजन नहीं करती, आपको शिक्षित नहीं करती, वो आपको महसूस कराती है 3 औरतों का दर्द, एक आदर्शवाद की बेबसी, एक व्यवस्था की क्रूरता और फिर भी उस सब के बीच एक उम्मीद है जो बुझती नहीं। अगर आप गुनाहों का देवता पढ़ चुके हैं तो सूरज का 7वां घोड़ा आपको भारती जी का एक बिल्कुल अलग रूप दिखाएगी। कम व्यक्तिगत, ज़्यादा सामाजिक, कम रोमांटिक, ज़्यादा राजनीतिक। अगर आप हिंदी साहित्य में नए हैं तो ये किताब परफेक्ट एंट्री पॉइंट है, क्योंकि ये छोटी है, दिलचस्प है और किसी भी हिंदी पढ़ने वाले के लिए ये फील कराती है कि हिंदी साहित्य कितना रिच, कितना रिलेवेंट है। 1952 की फिल्म भी ज़रूर देखिए, वो किताब का एक बहुत वफादार रूपांतर है। रजीत कपूर ने मणिक मुल्ला का किरदार बहुत खूबसूरती से निभाया है। मेरी रेटिंग 5 में से 5, पूरे 5 इसलिए नहीं कि वो आरामदायक किताब है, बल्कि इसलिए कि ये ज़रूरी किताब है। 1952 में लिखी, आज भी हर सवाल उठाती है। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए, तीनों में से जमुना, लिली या सती, आपको किसकी कहानी सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? और आपको लगता है आज भी मणिक मुल्ला जैसे लोग हमारे आसपास हैं जो सब देखते हैं, समझते हैं लेकिन करते कुछ नहीं? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। अगली किताब के साथ मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, सोचते रहिए।